नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत की श्रृंखला की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ईडू जी के जंक्शन। तो आप मेरे साथ बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत अ, नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोज मेरे प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं आधुनिक भारत का अगला टॉपिक, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। पहला है बंगाल का गवर्नर जनरल। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 67 ईस्वी तक रहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। इसने यानी रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए 2 उपदीवान नियुक्त किए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिताव राय की नियुक्ति किया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिताव राय की नियुक्ति किया। अन्य गवर्नर जनरल बॉरलास्ट, कॉटियर और वॉरेन हेस्टिंग्स हुए, जो अल्प समय के लिए हुआ था। आगे है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के द्वारा कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की व्यवस्था किया गया। पहले गवर्नर को बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ। लेकिन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग के बाद बंगाल के गवर्नर को अब कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था, और अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष एवं बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी के गवर्नर जनरल बना। अब पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, जो 1774 से 50 ईस्वी तक रहा था। वॉरेन हेस्टिंग्स राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया। 1772 ईस्वी में इसने यानी वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत के द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था, जिसका जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता से एक मुफ्ती एवं एक काजी होता था। उसकी सहायता के लिए कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत एवं एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे का अंतिम निर्णय सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए जो है कि मुस्लिम कानून लागू हुआ करता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून ही लागू
होता था। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत के शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था या वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। इसी के समय यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आश्रय दिया था। इसी के समय यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। इसने यानी वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख की वार्षिक पेंशन को बंद करवा दिया था। इसी के समय यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कर दिया था। इसी के समय यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस अदालत में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे हुआ। यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय 1773 ईस्वी के एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया जिसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे हुआ, जिसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दिया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में समाप्त हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही पारित हुआ था। इसी के समय यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजवल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो वर्क द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। यानी पिट्स इंडिया 1784 ईस्वी के विरोध किया था कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। और विरोध के परिणाम स्वरूप वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दिया और इंग्लैंड पहुंचा तो वर्क द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में आरोपों से मुक्त किया गया। 1786 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति यानी मुख्य सरिस्तादार की प्रथम मुख्य सरिस्तादार जेम्स ग्रांट हुए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। यानी रिंग ऑफ फेंस सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। अगला गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफर्शन हुआ। इसे अस्थायी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था।
उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना 1786 से 93 और 1805 ईस्वी तक रहा, 1805 ईस्वी में भी रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी में रहा था और 1850 ईस्वी में भी रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालत की स्थापना की, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस के अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना की गई और एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंशीफ, सदर, अमीन और डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। इसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% यानी 1/11 भाग जो है अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शॉर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार और बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार जो है भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला गवर्नर सर जॉन शॉर आया 1793 से 98 और सर जॉन शॉर ने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। फिर लॉर्ड विलेजली 1798 से 1805 ईस्वी, ये लॉर्ड विलेजली 1798 से 1805 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर आया और लॉर्ड विलेजली ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग विलेजली के पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। लॉर्ड विलेजली ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग इससे पहले यानी विलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी कर चुका था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद। सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि को स्वीकार किया 1798 ईस्वी में। उसके बाद मैसूर ने किया 1799 ईस्वी में। उसके बाद तंजौर ने किया 1799 ईस्वी में। अवध 1801 ईस्वी में। पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में। बरार एवं भोसले 1803 ईस्वी में। सिंधिया 1804 ईस्वी में। एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी एवं भरतपुर था। यानी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य सबसे पहले हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा 1802, बरार एवं भोसले 1803, सिंधिया 1804 एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर थे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। इसी ने यानी लॉर्ड विलेजली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 ईस्वी में अंग्रेजों का। इसी समय यानी लॉर्ड विलेजली के समय में ही नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जो 1854 ईस्वी तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। नोट 1806 ईस्वी में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण
के लिए इंग्लैंड में हेल्वरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। अगला गवर्नर सर जॉर्ज बार्लो आए और 1806 ईस्वी में बिल्लौर में सिपाही विद्रोह बार्लो के समय हुई थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक में अगला गवर्नर बनकर आया। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13, यानी मिंटो प्रथम के काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। इसी समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी का पारित हुआ था। किसके समय? लॉर्ड मिंटो के समय में। लॉर्ड मिंटो के समय में सबसे महत्वपूर्ण है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि, और अमृतसर की संधि मध्यस्थता किया था चार्ल्स मेटकॉफ, और लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में 1813 चार्टर एक्ट पारित हुआ था। अगला गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंगस हुआ 1813 से 1823 ईस्वी, यानी लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली यानी सुगौली की संधि हुई के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसी के समय यानी लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता बासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम था। इसने यानी लॉर्ड हेस्टिंगस ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर जिसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस को मार्गदर्शन के लिए नियमन किया। इसी के समय यानी 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम हेस्टिंगस के समय ही लॉर्ड हेस्टिंगस के समय ही काश्तकारी यानी टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था। अगला गवर्नर लॉर्ड एमहर्स्ट हुआ 1823 से 1828 ईस्वी। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुई थी। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। अगला गवर्नर आया लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा था। 1803 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मद्रास का गवर्नर बना। इसी के समय 1806 ईस्वी में यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर बिल्लौर के सैनिकों ने विद्रोह किया। किसके समय में? विलियम बेंटिक के समय में। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस समय भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। यानी 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंगस हुआ था। यानी पहले कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ, फिर 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत चेंज हुआ। उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंगस हुआ। अब जो है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर
रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन अंतिम रूप से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। इसी के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया जाने उच्चतम पद सदर इसके समय भारतीयों को प्रदान किया जाने वाला उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह की तनख्वाह दी जाती थी। इसके समय यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा से प्रवेश में नहीं रोक लगाई जाएगी। इसने यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला गवर्नर चार्ल्स मेटकॉफ हुआ। 1835 से 36 ईस्वी तक में ये रहा था। इसने यानी चार्ल्स मेटकॉफ ने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। उसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड बना 1836 से 42। ऑकलैंड के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ऑकलैंड के समय में हुआ था 1839 से 42। 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी, यानी ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई ऑकलैंड ने 1839 ईस्वी में। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुई थी। इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति संसद ने प्रदान किया। लॉर्ड एलेनबरो 1842 से 44। अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो आया 1842 से 44 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति एलेनबरो के समय हुई थी। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। किसने मिलाया? लॉर्ड एलेनबरो ने। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। नेपियर ने कहा सिंध विजय के बारे में कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय यानी लॉर्ड एलेनबरो के समय 1843 ईस्वी में धारा 5 यानी एक्ट 5 के तहत किया गया था। लॉर्ड एलेनबरो के समय से ही रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से की गई। अगला गवर्नर है लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी। यानी लॉर्ड हार्डिंग के काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। लॉर्ड हार्डिंग के समय हुई थी 1845 से 46 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय लगाया गया था। नरबलि प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला है लॉर्ड डलहौजी 1848-1856 ईस्वी तक रहा था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन का में विलय 29 मार्च 1849। जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया लॉर्ड डलहौजी ने। यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 हुआ तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। और जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1849 जो अनिर्णित रहा। दूसरा चिलियानवाला का युद्ध हुआ 13 जनवरी 1849 ईस्वी में जो अनिर्णित रहा। और तीसरा युद्ध गुजरात में चिनाब नदी के किनारे गुजरात नामक स्थान पर हुआ था, चिनाब नदी के किनारे 12 मार्च 1849 ईस्वी को, जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध
और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज में मिलाए कौन? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 ईस्वी में जो है सिक्किम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। कौन? लॉर्ड डलहौजी ने। 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाकर उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के कारण अधिक याद किया जाता है। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम यानी लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट यानी व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में विलय किया। उसके बाद जैतपुर, बुंदेलखंड एवं संभलपुर उड़ीसा को 1849 ईस्वी में विलय किया। बघाट यानी हिमाचल प्रदेश को 1850 ईस्वी में विलय किया। उदयपुर मध्य प्रदेश को 1852 ईस्वी में विलय किया। झांसी को 1853 ईस्वी में हड़प लिया। नागपुर को 1854 ईस्वी में हड़प लिया। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया। उस समय अवध का नवाब बाजिद अली शाह था। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक शहादत खां था। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने का मुख्यालय कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा के संबंध में सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों, मतलब कहता है कि 1856 ईस्वी में तोपखाने को मेरठ, कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा शिक्षा संबंधी सुधारों में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और डलहौजी के समय में ही पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉर्ड डलहौजी के समय में पारित हुआ था और भारत में पहली बार डाक टिकट भी लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रारंभ हुआ था। इसने यानी लॉर्ड डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसने यानी लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था। इसी के समय यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में ही शुरू हुई थी। 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच इसने यानी लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी में ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। नोट: सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद यानी भारत एवं लंदन दोनों जगहों पर साथ-साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। लॉर्ड डलहौजी ने नरबलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया, यानी नरबलि प्रथा को रोकने का प्रयास, उस पर प्रतिबंध लॉर्ड डलहौजी ने लगाया। अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक रहे। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, यानी कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय हुआ। यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग हुआ।
इसके समय यानी लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 ईस्वी की ऐतिहासिक क्रांति, यानी 1857 ईस्वी की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। इसी के समय के बाद, इसी के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुई थी। यानी लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में, और इसमें सहयोग किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। 1856 ईस्वी में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन हुआ, जो स्वतंत्र भारत के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। यानी 1857 में कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक का सृजन हुआ, और कैनिंग के समय जो महालेखा परीक्षक का सृजन हुआ आज के समय का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विभाग संहिता लागू किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। आगे है व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, यानी राज विलय की नीति को लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। अगला है गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन आया। लॉर्ड एल्गिन के समय में बहावी आंदोलन हुआ था और लॉर्ड एल्गिन ने बहावी आंदोलन का दमन किया था। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हो गई थी। अगला गवर्नर लॉर्ड लॉरेंस हुआ। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, जिसे शानदार निष्क्रियता की नीति के नाम से जाना जाता था। शानदार कथा 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया और लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में जो हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी समय यानी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। यानी कैनिंग के समय में हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई। 1865 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई। अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो हुए 1869 से 72 ईस्वी के बीच। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने यानी लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना भी किया। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में चाकू मार कर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया था। भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 ईस्वी में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राज गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा किया कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। किसने घोषणा किया कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों
को बंद करना, ये किसका घोषणा था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा किया था। आगे है, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही हुआ था। इसी के समय यानी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। किसके समय? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। आगे है लॉर्ड लिट्टन। अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 ईस्वी। लॉर्ड लिट्टन के समय में प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं निबंधकार। लॉर्ड लिट्टन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यावकाश में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। ओवन मेरेडिथ के नाम से लॉर्ड लिट्टन को जाना जाता था। लॉर्ड लिट्टन के समय में मद्रास, बम्बई और हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि भाग में भयानक अकाल पड़ा था। लिट्टन ने रिचर्ड अस्टैची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति किया। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिट्टन के समय हुआ था। मार्च 1878 ईस्वी में लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया लॉर्ड लिट्टन ने, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। पायनियर अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समर्थन किया था। इसी के समय यानी लॉर्ड लिट्टन के समय में 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। इसी के समय यानी लॉर्ड लिट्टन के समय सिविल सेवा परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षा की अधिकतम सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया। 1857 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 ईस्वी में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 ईस्वी को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। लिट्टन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया। किसने? लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड रिपन आए 1880 से 84 ईस्वी। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने, और उसमें प्रधानमंत्री ब्रिटेन का ग्लैडस्टोन था। इसने यानी लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने यानी लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 85 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। यानी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने किया। इसके स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसके यानी लॉर्ड रिपन के समय में भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित रूप से जनगणना करवाई गई। यानी सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में जो लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 ईस्वी में जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। उसमें भारत में संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। उस समय भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, अर्थात लगभग 20% भारत का भाग छूट गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं थे।
रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। रिपन के समय में ही शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन। 2 फरवरी 1883 ईस्वी को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया था और ये श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। आगे लॉर्ड डफरिन हुआ अगला गवर्नर जनरल। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड डफरिन के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। किसके समय? लॉर्ड डफरिन के समय में। लॉर्ड डफरिन के समय में ही बंगाल टेनेसी एक्ट, अवध टेनेसी एक्ट और पंजाब टेनेसी एक्ट पारित हुआ था डफरिन के समय में। यानी लॉर्ड डफरिन के समय में की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। अगला गवर्नर लॉर्ड लैंसडाउन हुआ 1888 से 94। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा डुरन रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन ने किया था के समय हुआ था। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन ने लाया था, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था लॉर्ड लैंसडाउन ने की। अगला गवर्नर जनरल अगला वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय हुआ 1894 से 99। भारत को लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। 1895 से 98 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा था। 1899 ईस्वी में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया। लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी में पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत के लिए कानूनी मुद्रा घोषित किया गया। लॉर्ड कर्जन ने शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन के द्वारा स्थापित की गई स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को आघात किया और 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग गठन किया। सर टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग का गठन किया और 1902 ईस्वी में सन एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया एवं सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। यानी कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में जो है कि एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। हम लोग पढ़ रहे हैं लॉर्ड कर्जन ने सन एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कोयटा में एक कॉलेज की स्थापना किया। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना
1904 ईस्वी में किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन के समय 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपये कर्ज देने की व्यवस्था की गई। किसके समय? लॉर्ड कर्जन। इसने यानी किसने? लॉर्ड कर्जन ने कृषि बैंक खुलवाए। इसने यानी लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसके द्वारा यानी लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली। लॉर्ड कर्जन ने पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान खोली। लॉर्ड कर्जन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय में ही किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी समय यानी लॉर्ड कर्जन के समय में ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की गई शिमला में। इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 ईस्वी में उसे सम्राट ने स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू कर दिया गया। बंगाल को दो प्रांत बना दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर को बनाया गया। यानी कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था 1905 में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर को बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारियों के प्रश्न पर कर्जन का सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर की पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। अगला वायसराय लॉर्ड मिंटो बनते हैं। इसने लॉर्ड मिंटो के समय में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना किया। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में किया गया। लॉर्ड मिंटो के समय 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। किसके समय? लॉर्ड मिंटो के समय। इसके शासनकाल यानी लॉर्ड मिंटो के शासनकाल 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो के समय पारित हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910-1916 ईस्वी तक रहा था। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आया था। किसके समय में? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का यानी दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द कर देने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। कौन? दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के द्वारा। और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। इसी के समय यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। बॉम्बे क्रॉनिकल का स्थापना फिरोज शाह मेहता ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय किया और गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो है प्रताप का प्रकाशन किया। ये हार्डिंग द्वितीय के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग
को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। अगला गवर्नर चेम्सफोर्ड हुआ 1916 से 1921 ईस्वी तक रहे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। किसके समय? चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। ऐसा चेम्सफोर्ड के समय में लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ और कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। चेम्सफोर्ड के समय में 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके काल में चेम्सफोर्ड के काल में 1917 ईस्वी में शिल्डर्ड आयोग का गठन किया गया। इसी के काल चेम्सफोर्ड के समय में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। चेम्सफोर्ड के समय में इसी के काल में चेम्सफोर्ड के समय में ही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। अगला वायसराय लॉर्ड रेडिंग हुआ 1921 से 26 ईस्वी तक। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह रेडिंग के समय में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में M.N. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन लॉर्ड रेडिंग के समय में किया गया था। इसी के समय यानी लॉर्ड रेडिंग के समय में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को लॉर्ड रेडिंग के समय में ही चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। किसके समय में यह घटना हुई थी? लॉर्ड रेडिंग के समय में। भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड रेडिंग के समय हुआ था। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने लॉर्ड रेडिंग के समय में ही काम करना शुरू किया था। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय कार्य करना प्रारंभ किया था लॉर्ड रेडिंग के समय में। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना लॉर्ड रेडिंग के समय में ही किया था। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। 1927 ईस्वी के चुनाव में इस दल ने मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत जीता था। ये किसके समय में? लॉर्ड रेडिंग के समय में। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाज शास्त्री राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी का। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। लॉर्ड इरविन के समय में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। लॉर्ड इरविन के समय लाहौर जेल में जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू की। वह भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 दिसंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेजी कैदियों के बीच होने वाले व्यवहार या भेदभाव था। ये लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया लॉर्ड इरविन के समय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त को उसको रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया इरविन के समय। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय। अगला वायसराय लॉर्ड बॉलिंगटन आए 1931 से 36 तक रहे। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके समय? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी कर रहे थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। किसके? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे पुनः
पूना समझौता, प्रायः पूना समझौता कहते हैं, किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। यानी लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही 1932 ईस्वी में लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और 1934 ईस्वी में बिहार में भयंकर भूकंप आया वेलिंगटन के समय, और वेलिंगटन के समय ही भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन हुआ जो 1915 ईस्वी के मुंबई अधिवेशन में हिस्सा लिया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कर रहे थे। आगे है लॉर्ड नीललिथगो। आगे है लॉर्ड नीललिथगो 1936 1943 ईस्वी तक। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ नीललिथगो के समय हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। इसने अपने द्वारा शासित ने अर्थात कांग्रेस ने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नई पार्टी बनाई। मार्च 1940 ईस्वी को लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात ने बनाया तथा फजलुल हक ने प्रस्तुत किया तथा खलीकुज्जमा ने इसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आया। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड बेबेल 1944-1947 ईस्वी। वायसराय लॉर्ड बेबेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधियों का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में ही उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेंगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। अंततः बेबेल 14 जुलाई 1945 ईस्वी को सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। 1945 ईस्वी में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। यह दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस और अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्लिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने लेबर पार्टी
20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री इटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि जून 1948 तक भारत की संप्रभुता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन आए 1947 से 1948 ईस्वी तक में। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित की गई। इसमें भारत का विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। तो दोस्तों, इस तरह से भारत में जो गवर्नर जनरल के द्वारा विभिन्न कार्य किए गए थे उसको एक्सप्लेन किया। तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।